नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और आज अग्नि बी के प्रैक्टिस बैच में आपका हम एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आर्मी जीडी के अब तक के जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उनके एनालिसिस के बेसिस पे हम हर रोज टॉप 15 क्वेश्चंस की एक सीरीज बनाते हैं आपके लिए, जो एग्जाम में आने वाले अग्नि बी के परीक्षा इंपॉर्टेंट है। और उनका रिवीजन करके अगर हम एग्जाम में जाते हैं तो निश्चित रूप से आप विश्वास मानिए कि आप पूरे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। और चैनल पर सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर चैप्टर वाइज कंटेंट भी पड़े हुए हैं, आप वहां से भी चैप्टर वाइज कंटेंट देख सकते हैं और उस चैप्टर वाइज कंटेंट से आप लाभ ले सकते हैं। और एक एक चैप्टर को बारी बारी से बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है और आप उस डिस्कशन के थ्रू शॉर्टकट्स पढ़ाए गए हैं, डिटेल मेथड्स पढ़ाए गए हैं और सब चीजें पढ़ाई गई हैं, आप वहां से देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो रोज की तरह एक अपने मोटिवेशनल कोट से कि थक जाओ तो आराम कर लो लेकिन कभी हार मत मानो। हार लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। तो कोशिश करते रहना है, प्रयास करते रहना है, स्टॉपलेस एफर्ट लगाना है और उस एफर्ट को अपने रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। साथियों याद रखो कि सिलेक्शन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप बहुत तेज हैं, सिलेक्शन इस बात पर निर्भर करता है कि आप लेबोरियस हैं, आपकी इनकी तैयारी में, आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यूटी है, राइट। तो जिस तरह से रोज मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, डालता हूँ, इसी तरह से आप भी रोज पढ़िए। ऐसा नहीं कि कल एग्जाम है, महीने दिन एग्जाम है, 2 महीने एग्जाम रह गया तो बस पढ़ना शुरू किया, ऐसे कुछ नहीं होगा। जो कंटिन्यूटी, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, रोज पढ़िए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग मान लेते हैं संख्या x और y है, तो x + y = 2490 है। कह रहे हैं कि एक संख्या का 6.5% x × 6.5 by 100 = y × 8.5 by 100। 100 से खत्म, x/y = 85/65। इसका मतलब है कि 17×5 = 85 और 13×5 = 65। कह सकते हैं कि x 13 भाग है और y x 17 भाग है और y 13 भाग है, तो आप ये कह सकते हो कि x का वैल्यू कितना हो गया, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि x संबंधी y बराबर 17 संबंधी 13। यूं कह सकते हैं कि x 13 भाग है, 13 और 17 भाग है और y 13 भाग है, तो कुल मिला के 30 भाग बराबर 2490। 0 से खत्म हो गया तो और 3 से, तो 1 भाग बराबर 8 और 3 83 हो गया। तो आप बात करेंगे x का, तो x बराबर हो जाएगा 17x और y हो जाएगा क्या, 13x। तो बराबर 17 × 83 और ये हो जाएगा 13 × 83, ठीक। आपका आंसर आ जाएगा 1411 और 1079। ऑप्शन डी सही है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। फिर से समझ लो, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 2490, तो मान लिया संख्या x + y = 2490। कह रहे हैं कि संख्या का 6.5% संख्या के दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, तो x y का रेशियो निकालिए 17:13, यानी 17 13 30 भाग बराबर 2490, 1 भाग बराबर 43, तो x भाग बराबर 17, x बराबर 1411 और y बराबर 13, x बराबर 1079, ठीक। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एबीसी ने क्रमशः 26,000, 34,000 और 10,000 रुपए के निवेश से एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 3500 रुपए का लाभ हुआ। वर्ष के अंत में उन्हें 3500 रुपए का लाभ हुआ। लाभ में पी का हिस्सा। आपको एक सिंपल बात बता दूं, निवेश का अनुपात जो होता है उसी अनुपात में लाभांश वितरित किया जाता है।
तो निवेश है ए है, बी है और सी है, और निवेश का अनुपात है 26,000, 34,000 और 10,000। 3 जीरो इसका, 3 जीरो इसका, 3 जीरो इसका, खत्म। 13 संबंधे 17 संबंधे 5, यानी ये 35 हो गया। और 35 भाग बराबर लाभ है 3500 का, 1 बराबर 100, तो बी का हिस्सा 17 भाग बराबर 1700। कोई दिक्कत है? तो कहने का मतलब हो गया कि बी का लाभांश 1700 का। एक बार फिर से समझ लो, ए 26,000, बी 34,000 और सी 10,000। ठीक है, अब इसको आप, ये निवेश है, निवेश को अनुपात में बदल लेंगे तो 13 संबंधे 17 संबंधे 10 आ जाएगा। 13 संबंधे 17 संबंधे 10 का अनुपात आ जाएगा, यानी 35 भाग बराबर लाभांश भी इसी अनुपात में वितरित किया जाएगा। तो कह क्या रहे हैं कि 35 भाग बराबर 3500, तो 1 भाग बराबर 100, तो बी 17 भाग बराबर 1700। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1 संबंधे 4, 1/4 संबंधे 1/8, 6 संबंधे 1/8 के अनुपात में, 1/4 संबंधे 1/6 संबंधे 1/8 के अनुपात में है, और इनका परिमाप 91 मीटर है। तदनुसार उसका सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अंतर कितना है। बहुत सिंपल सा है कि समझ लीजिए, भुजाओं का अनुपात आपको दिए हुए हैं। भुजाओं का अनुपात आपको क्या दे रहे हैं, ध्यान देना। भुजाओं की लंबाई का अनुपात है 1/4 संबंधे 1/6 संबंधे 1/8, 8, 6 और 4, एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 4 6 24, 6 चौके 24 और 8 24। ये भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात हो गया। तो 6 4 10 3 13 बराबर क्या हो गया, 13 बराबर, यहां से अनुपातिक योग की बात करोगे तो 13 बराबर हो जाएगा 91, तो 1 बराबर हो जाएगा 7। कह रहे हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अंतर, सबसे बड़ी भुजा 6 और सबसे छोटी भुजा 3, अनुपातिक अंतर 3, और 3 बराबर हो जाएगा 30 सत्ते 21। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 21। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे भाई। ठीक है, अगला सवाल ध्यान देना। कह रहे हैं कि 1 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी से 9 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का अनुपात क्या है। देखो, 1 वर्ष पहले पिता पुत्र का, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले अनुपात क्या है। हम लोग मान लीजिए यहां पुत्र है और ये पिता है। पूर्व पिता की आयु के पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, यानी पुत्र 1 था तो पिता 4। 6 वर्ष बाद, मान लेते हैं 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी से 9 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब मान लीजिए 1 वर्ष पहले या आयु यक्ष थी, तो ये कितनी थी 4x। 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी x + 7, 1 वर्ष पूर्व क्या, तो x + 7, और ये कितना हो जाएगा 4x + 7। और क्या कह रहे हैं कि पिता की 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 9 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु 9 वर्ष अधिक है ना, तो क्या कर लेंगे, पिता 4x + 7 इंटू माइनस x - 7 बराबर 9। ठीक है, क्या कह रहे हैं, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 2 गुने से 9 वर्ष अधिक है। 2 गुने से, तो पुत्र में 2 से गुणा कर देंगे। 1 मिनट, कंफ्यूजन हो रहा है, 1 मिनट, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, देखो इसका क्या होगा, ये क्या हो गया x + 7 और 4x + 7, ये पिता है। पिता पुत्र की आयु के 2 गुने से
9 वर्ष अधिक है, यानी पिता में से 9 घटाना होगा, -9 ये बराबर होगा इस तरह। तो यहाँ पे हो गया 2x + 14 = 4x - 2। ठीक, या यहाँ पे आ जाएगा -2x बराबर -16 या x बराबर आ जाएगा 8। क्या कह रहे हैं? तो उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखो भाई, वर्तमान का पूछ रहा है, तो यक्स है तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? यहां से ये 1 वर्ष पूर्व का है तो वर्तमान में x + 1 और ये कितना हो जाएगा? 4x + 1। 8 1 9 संबंधे 8 चौका 32 से 33 या 3 संबंधे 11। ठीक है ना, 3 संबंधे 11 बन नहीं रहा है ये। ठीक है, 3 संबंधे 11, 3 पुत्र 11 पिता। सही है, 3 11 ऑप्शन में नहीं है क्या? चलिए, ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा ये। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान की जाती है। ग्राहक उसको कितने अतिरिक्त छूट और प्रदान की जाए जिसका शुद्ध मूल्य 1104 हो जाए? देखो यार, बहुत सिंपल सा बात है। कह रहा है कि 20% पहले छूट दे रहा है, 1500 पे 20% छूट दे देगा तो 80% पाएगा। 80 बट्टा 100 0000 से 15 8 120 1200 का हो गया। कह रहा है कितना % छूट दे दे कि यही 1104 में भी। 1104 मतलब माइनस कर ले यहां से, 1104 का मतलब होगी 96। 96 बटा 1200 गुणित 100, 8% की आप और छूट दे देंगे। 8% की आप और छूट दे देंगे तो वह 11.4 रुपए का हो जाएगा। बात को समझो, कह रहे हैं कि एक पंखे का मूल्य 1500 20% की छूट दिया तो 1200 में चले। कह रहे हैं इसमें और कितना छूट दे रहे हैं? 1104 में बिके तो 8% की और छूट दे दीजिए, 1104 में बिकने लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? देखो भाई, बात समझो, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा 4। और जब कोई ट्रेन किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस पुल और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो इस सवाल में समय बराबर दूरी बटा 4। दूरी कितनी हो जाएगी? 150 प्लस 600 बटा 50 किमी प्रति घंटा है तो 50 गुणित 5 बटा 18। ये हो जाएगा 750 गुणित 18 बटा 50 गुणित 5। 5 से काट देंगे तो 15 × 75 150 और 50 से ये 3 बार कट जाएगा। 18 या 54 सेकेंड आपको आंसर आ जाएगा। 54 सेकेंड। समझो, जब कोई ट्रेन किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस पुल और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। आपको समय निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटा 4। समय बराबर दूरी बटा 4 और दूरी कितनी चलनी है? अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 और अपनी लंबाई 150, कुल 750 मीटर। 750 मीटर ये दूरी हो गई। अब बटा 4 50 किमी प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे 5 बटा 18। 18 ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। जब पूरा सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 54 सेकंड आ जाएगा। कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे यहां तक? ठीक है ना। अगला सवाल ध्यान देते हैं कि एक किसान 15% प्रतिवर्ष पर 3600 रुपए 15% प्रतिवर्ष पर 3600 रुपए उधार लेता है। 4 वर्ष की समाप्ति पर 4000 रुपए और एक बकरी के रूप में भुगतान करते हुए पूरी रकम चुका देता है। बकरी का मूल्य क्या है? ठीक है, 3600 रुपया उधार लिया, 15% की दर से 4 साल में ब्याज कितना हो गया? 15 चौका 60
216 2160 15 चौका 60 216 2160 ब्याज हो गया और मूलधन हो गया 4000। ठीक है ना। तो ये हो गया 6160। 4 वर्ष की समाप्ति पर 3600 रुपया मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 136 15 चौका 60 2160 हो गया। 2160 रुपये ब्याज हो गया और लिया कितना था 3600 रुपया, सॉरी कितना लिया था उधार 3600। ₹3600 उधार लिया तो 60 7 और 5 ₹5760 उसका कर्ज हुआ पूरा। 4000 रुपया उसने दिया है कैश, तो बाकी कितना बचा 1760 रुपया उसने बकरी का दिया, तो बकरी का मूल्य 1760, यानी 4 साल बाद उसको कुल कितना पैसा देना था 5760 रुपए, जिसमें से 4000 रुपए उसने कैश दिया है, तो शेष कितना बचा 1760। यही 1760 रुपया क्या है बकरी का मूल्य। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि क्या। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि होती है, देखो ध्यान, व्यास है ना तो त्रिज्या 14 हो जाएगी, पाई आर प्लस 2r। देखो क्यों होती है समझ लो। गलत शेप ले रहे, शेप नहीं लेते, ठीक है, शेप मत लो, ये मिटेगा भी। अच्छा चलो कोई नहीं, यहां पे ले लेते। ये देखो अर्धवृत्त है, तो यह पूरा वृत्त होता तो क्या होता परिधि 2 पाई आर। अर्धवृत्त है तो पाई आर, और ये ऊपर का ये जो डायमीटर इसका जो कवर लगेगा वो कितना है 2r। ठीक है, देख लेते हैं कि 22/7 प्लस r 14 प्लस 2r 28, बस 7 दूनी 14, 22 गुना 44, तो 44 प्लस 28, तो 8 4 12 2 1 6 2 8 1 4 2 6 1 7 72 सेंटीमीटर इसका परिधि है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, समझ रहे हो। अर्धवृत्त पहले भाई पूरे वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, अर्धवृत्त का पाई आर हो जाएगा, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है इसको ढकने के लिए एक डायमीटर चाहिए 2r। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार बाग की परिधि 1200 मीटर है और चौड़ाई से लंबाई का अनुपात 3 संबंधे 5 है, तो इसकी लंबाई क्या है। देखो भैया परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2l + b बराबर परिमाप आयत का ये, तो l + b कितना हो गया दोस्त, l + b हो गया 600, और lb का अनुपात कितना है 3x, तो 5x मान लिया, l 5x और b 3x बराबर 600, x बराबर 600/8, 4 से काटो 4 में 8 15 चौका 60, ये आ गया 75, x बराबर 75 आ गया, तो लंबाई कह रहे हैं 5, तो 75 बचे 375, तो लंबाई l = 5x = 75 × 5 बराबर 375। ठीक है, कितना हो गया लंबाई 375। कोई दिक्कत, कर लेंगे ना यहां तक। भाई एक आयताकार बाग की परिधि, परिधि का मतलब परिमाप,
1200 मीटर तो 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 1200, लंबाई धन चौड़ाई बराबर 600, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तीन संबंध 5 है तो 5x + 3x बराबर 600, x बराबर 75 और लंबाई 5x बराबर 75 गुणित 5 बराबर 375। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि दो ट्रेन जो 121 मीटर और 99 मीटर लंबी है, विपरीत दिशाओं में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मिलने के कितने समय के बाद एक दूसरे को पार करेगी। बात को समझो, ट्रेन मिलती कैसे है, ऐसे मिलना है, एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, मिल गई, अब एक दूसरे को पार कैसे करें। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो अपनी लंबाइयों के योग के बराबर दूरी चलती है, चाहे वो विपरीत दिशा में गतिमान हो चाहे वो समान दिशा में गतिमान हो। बस दिमाग में ये रखो कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो उनकी लंबाइयों के योग के बराबर दूरी चलती है। समय पूछ रहा है मिलने के कितने समय के बाद, तो देखो ध्यान दो, सिंपल सवाल है, समय बराबर दूरी बटा 4। दूरी क्या होगी भाई, दोनों ट्रेनों की लंबाई 121 प्लस 99। चाल क्या होगी, विपरीत दिशाओं में गतिमान है तो चालें जुड़ जाएंगी, 40 और 30 40 32 72 और 5 बटा 18 18 72 20 मीटर प्रति सेकेंड बटा 20, तो ये हो जाएगा 220 बटा 20 00, यह आ गया 11 सेकेंड आपको समय लगेगा दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में। बात समझ आ रही है ना, बहुत सिंपल सा सवाल है यार, सीधा सीधा समझो। जब दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में गतिमान है तो चालें जुड़ जाएंगी, और दोनों ट्रेनें जब विपरीत दिशा में गतिमान है तो एक दूसरे को पार करेंगी तो अपनी लंबाइयों के योग के बराबर दूरी चलेंगी। 121 + 99 बटा 20 11 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। ठीक, अगला ध्यान देना, 45 रुपए प्रति किलो चावल बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या निर्धारित किया जाना चाहिए। सिंपल है यार, 20% का लॉस है तो मतलब है कि रिटर्न ये 45 रुपया है वो कितने के बराबर है, ये 45 रुपया बराबर है 80%। प्रॉफिट चाहिए 20%, यानी आपको रिटर्न चाहिए 120%, तो 45 के बटा 80 गुणित 120, 20 पंजे 120 चका 120, 20 चौका 100 और ये 2 दूनी 4 रुपयाई 6, 45 या 135 बटा 2 मतलब हो गया 67.5 क्या पूछा था मूल्य पर केजी। ठीक है, 67.5 कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, इजी सवाल। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि यदि 24 आदमी किसी कार्य को 7 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 27 दिन में पूरा करते हैं तो 14 आदमी इसी कार्य को 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके कितने समय में पूरा करेंगे। सिंपल सवाल है, MOD1। 24 आदमी प्रतिदिन 7 घंटा 27 दिन में पूरा, तो 14 आदमी प्रतिदिन 9 घंटा कितने दिन में पूरा करेंगे। बस सिंपल सवाल, 9 से 27, 7 दूनी 14, 2 बरहम 24 और डी बराबर 36 डेज। ठीक है ना, कर लोगे भैया, 36 दिन में काम समाप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संजीव किसी काम को 50 दिन में कर सकता है, मनीष संजीव से 20% अधिक दक्ष है, मनीष अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ध्यान से समझो क्वेश्चन, एक संजीव है और एक मनीष है। कह रहा है संजीव किसी काम को 50 दिन में कर सकता है, मनीष संजीव से 20% अधिक दक्ष है, यानी अगर ये संजीव 10 है तो मनीष 12 है, यानी ये 5 है तो ये 6 है, और ये क्या है, क्षमता है, दक्षता है, प्रतिदिन का काम है, तो दिन का क्या अनुपात हो जाएगा, 6 संबंधे 5। और कह रहे हैं कि संजीव 50 दिन में करता है, यानी 6 बराबर 50 है, तो 5 बराबर क्या होगा, 5 बराबर होगा 50 बटा 6 गुणित 5,
काट लीजिए 3 और ये कितने बार कटेगा 25 बार और 25 बचे 125 बटा 3 काटेंगे तो 3 चौक के 12 3 चौक के 12 3 एक 3 41 सही 2 बटा 3 ठीक है, ये डी ऑप्शन सही है 41 सही 2 बटा 3 ठीक है ना, कर लेंगे 125 बटा 3। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। सिलेक्शन गुरुजी में अग्निवीर बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी 15 सवालों के प्रैक्टिस सीरीज के साथ जो आर्मी जीडी के अब तक के पेपर हुए हैं उनके एनालिसिस उनके लेवल देख करके डेली फ्रेम किया जाता है आपके लिए और हम आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सीरीज अग्निवीर की लेके आते हैं। ठीक है, तो और चैप्टर वाइज कंटेंट भी हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उन्हें भी देखते रहिए, चैप्टर वाइज भी तैयारी करते जाइए क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस तो महत्वपूर्ण है ही है, बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आप चैप्टर वाइज भी आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक एक चैप्टर का क्लियर है तो प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आता है। और आपका अगर कॉन्सेप्ट ही चैप्टर का नहीं क्लियर है तो प्रैक्टिस में बोरिंग हो जाती है। ठीक है ना, तो देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।